नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बीजेपी का भीतरी घमासान एक बार फिर सामने आ गया है। कानपुर में एक डीएम और सीएमओ के बीच में विवाद हुआ और इस विवाद में बीजेपी के विधायक साफ साफ दो धड़ों में बंट गए, कुछ डीएम के साथ, कुछ सीएमओ के साथ। आखिर में सीएमओ निलंबित हो गए, ये आगे की कहानी है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि यह विवाद डीएम और सीएमओ का नहीं, बल्कि सीएम यानी योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच का है। लेकिन ये तो एक बात है, अगर पूरे सूबे पर हम व्यापक नजर डालते हैं तो बीजेपी के कई विधायक कई जगहों पे अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आते हैं। पिछले दिनों बीजेपी के सहयोगी और सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मोर्चा खोल दिया था। हाल ही में बीजेपी के अपने सांसद साक्षी महाराज ने बीजेपी के ऊपर हमला किया था, यह कहते हुए कि उनकी जाति के साथ भेदभाव करती है पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आते हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को अपना मित्र बोलते हैं और उनके इस शब्द के इस्तेमाल से पूरे यूपी के अंदर चर्चाओं का एक पूरा बाजार खुल जाता है। विधानसभा चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ रहे एक राज्य में बीजेपी के ये हालात क्या बयान करते हैं, इसे समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, सैयद कासिम और विजय उपाध्याय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कासिम साहब, विजय जी चूंकि अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें आवाज़ आ रही है मेरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कासिम साहब, पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि कानपुर तो बस एक मिसाल थी, जैसा मैंने बताया कि अगर हम नजर डालते हैं तो बीजेपी के अंदर ऊपर से जो भी नजर आ रहा हो, लेकिन भीतर तो बहुत उठापटक नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया नीरज जी। आपके इस बात के बाद याद आता है पिछले साल 2 सालों में हम लोगों ने सैकड़ों प्रोग्राम किए होंगे जब मंत्री और नौकरशाह के बीच की चप्पलिश थी। कभी ब्रजेश पाठक के साथ, कभी आपके दिनेश शर्मा जी के साथ, या इस तरह के मंत्री और वो अपने विभाग अध्यक्ष को नहीं हटा पा रहे थे, प्रमुख सचिव को नहीं हटा पा रहे थे, उनके विभाग के सचिव को नहीं हटा पा रहे थे। और एक लड़ाई, ऊर्जा मंत्री की लड़ाई हमें याद है, ब्रजेश पाठक की लड़ाई हमें याद है, उसके बाद दिल्ली में पंचायत हुई, सारी चीजें लगी हैं, नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन अंदर अंदर ये चीज अभी तक खत्म नहीं हुई थी। इस सरकार में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, अगर आप गौर करेंगे तो योगी सरकार अपने हिसाब से चल रही है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसी भी राज्य में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर सरकार होती है तो कम से कम ये कहा जाता है, बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के खेमे के ये फलां लोग हैं। मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं में लोग नाम लेते हैं कि भाई ये इस वाले साथ में, ये इनके साथ में। लेकिन उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है कि पूरी कैबिनेट में और पूरी आपके जो विधायकों की संख्या है भारतीय जनता पार्टी की, या सांसद जो भी लोग हैं, कोई ये नहीं बता सकता है कि योगी आदित्यनाथ का खास नेताओं में कौन है, चाहे वो दिल्ली हो या लखनऊ। नहीं मिलता कोई नाम लेने वाला, ना कोई बताता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जैसे लोग दूसरे राज्यों में कह सकते हैं, दूसरी पार्टियों में हमने देखा था। ये एक बात तो है कि योगी आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए सभी बराबर है। उनके कोई ऐसा नहीं है कि जिससे उनके संबंध बहुत प्रगाढ़ हो, जो उनके खेमे का कहा जाए, कैंप का कहा जाए। सुगबुगाहट तो हमेशा रही। कभी केशव मौर्य जाके दिल्ली में टिक गए, रुक गए। सहयोगी दल तो आप देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं, संजय निषाद पहुंच जाते हैं। और ये पटेल की, आपने आशीष की बात की कि वो कह चुके हैं हम तो अमित शाह के हिसाब से करेंगे, या अमित शाह हमारे नेता है, या अमित शाह हमको एनडीए में लेके आए। लेकिन ये अचानक 2-3 घटनाएं बढ़ गई हैं। कानपुर की घटना ने इतना तूल पकड़ा कि मुख्यमंत्री की यहाँ पंचायत होनी पड़ी मीडिया के अनुसार। और एक सीएमओ को एक डीएम नहीं हटा सकता, और उसके बाद फिर वो पंचायत हो, उसके बाद वही सीएमओ निलंबित हो। और सीएमओ की वो तस्वीरें भी हमने आपने देखी जब उन्होंने अपनी कुर्सी पे भगवा वो डाल दी, तौलिया जैसी योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पे पहुंच गए। लेकिन इन सब के पीछे क्या कुछ है? क्या सच में कुछ ऐसा चल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी चल रहा होता है नजर नहीं आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से छुप जाए, उस पर पर्दा पड़ जाए, उस पर मिट्टी पड़ जाए, ऐसा भी नहीं है। दिल्ली और लखनऊ के संबंध जग जाहिर है, और दिल्ली और लखनऊ के संबंधों पे शुरू में धीरे धीरे पर्दे के पीछे से बात होती रही और अब सामने से बात होने लगी है। और मेरा अपना मानना है कि किसी भी मंत्री में इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं है
कि योगी आदित्यनाथ जैसे जो नेता हैं उनका विरोध या उनके खिलाफ जाके कोई बात कर सके। अगर दिल्ली की शह न मिले तो वो भी मुमकिन नहीं है। अमित शाह जो है उन्हीं के नाम से बात की जाती है, भाई अमित शाह और योगी की बनती नहीं। आपको अमित मैं शाह अगले राउंड में आऊंगा इस पे। एक बार हम विजय उपाध्याय जी से भी, जो ये अंदरूनी यूपी का मतभेद है जो नजर आ रहा है अब कानपुर के बहाने, उस पे विजय जी, कानपुर की घटना तो एक घटना है। पिछले दिनों हम कितनी चीजें हम देख चुके हैं कि नंद किशोर गुर्जर पूरा ड्रामा किए ही रहते हैं, सरकार को कटघरे में खड़े रहते हैं। एक मंत्री कहता है कि 15 दिन से बिजली नहीं आ रही है, मेरा फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी। एक मंत्री कहता है कि मेरी बात नहीं सुनते हैं पुलिस वाले। विधायक कहता है। जगह जगह पर इस तरह के विरोध के सुर हमें नजर आते हैं। तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसका कोई खराब असर नहीं पड़ता होगा। वो नेता हैं, विधायक हैं, उनके अपने कार्यकर्ता होंगे, एक पूरा तंत्र होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह नहीं मानते आप इसे? नहीं, देखिए, बीजेपी के साथ एक अलग दिक्कत है। अपोजिशन बहुत चुप है। सिर्फ बयान, और अगर टेलीविजन पे डिबेट ना हो तो उनके प्रवक्ता भी कुछ नहीं बोलेंगे, वो टीवी पे बैठ के ही बोलते हैं। हम लोग देखते हैं उनकी प्रेस नोट इतनी थकी हुई आती है कि उसमें कुछ होता ही नहीं है। एक तरीके से जो अपोजिशन है वो सरकार के भीतर से ही नजर आने लगता है। वो कभी ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी चलता है, या डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी चलता है। डेमोक्रेसी से मेरा मतलब पॉलिटिशियन से है। तो ये जो टकराव है, ये एग्जिस्ट कर रहा, लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है। और ये आम शोहरत है इस सरकार की कि साहब ब्यूरोक्रेसी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं सुनते। देखिए, ये सारे जो सीएमओ और डीएम का जो टकराव हुआ, किस तरीके से शुरू में उसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कह रहे ठीक है लड़ लेने दो दोनों को। फिर उसमें पीछे से बैकिंग हुई, और अभी देखिए ट्रांसफर सीजन है, सारे ट्रांसफर जीरो क्यों कर दिए गए? ब्यूरोक्रेसी ने अपने हिसाब से कर दिया, नेताओं की सुनी नहीं। ब्यूरोक्रेसी का आरोप है नेता गलत तरीके से करते हैं, और नेताओं का आरोप यह है, मिनिस्टरों का आरोप यह है, उनके अधिकारियों ने उन्हें बताया ही नहीं, और ट्रांसफर की लिस्ट लंबी चौड़ी बना ली, और उसमें खूब खेल हुआ। जो बात अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि भाई डिब्बे भी जो है ईंधन चाहते हैं। तो ये एक बड़ी भारी दिक्कत है। एक्चुअली क्या है कि कुछ तो है प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को ना अपोजिशन खुल के बोलता है, और ना सरकार उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करती है। समस्या थोड़ी गहरी है, क्योंकि अगर ट्रांसफर सेशन जीरो हो रहा है और ट्रांसफर होने के बाद मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही कि हमारे विभाग के अधिकारियों ने मनमाना ट्रांसफर किया है, मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्रवाई हो रही है उस पर, तो मतलब ये साफ है कि विभागीय मंत्री और उस विभाग के अधिकारियों में नहीं पट रही है, और अधिकारी अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, और जो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है यानी जो मिनिस्टर है वो चाहता है कि मेरा महत्व हो। कई ऐसे और मामले, अभी देखिए सहकारिता विभाग में भी ऐसे ही चल रहा है। वहां पे जो सहकारिता कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, उनमें और मंत्री जी में एक तरीके की लगातार 4-6 महीने में 2-3 लोग आए गए। तो ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम पे देखिए अपोजिशन जो है वो एक थोड़ा सा मुलायम रुख अख्तियार किए हुए है। जो वो आरोप तो मीडिया पे लगाते हैं कि मीडिया जो है भाजपा के साथ मिला हुआ है, एक्चुअल में जब गहराई से देखिए तो लगता है कि या पहले के जो अपोजिशन है 12 से 17 का, और 7 से 12 का, या उसके पहले के अपोजिशन को देखें तो ज्यादा एक्टिव था। इस बार अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ कुछ बयान दे देता है और कुछ चीजें रिपीट करता रहता है। अदरवाइज जो गंभीर मुद्दे हैं जहां पे गुंजाइश थी अटैक करने की सरकार पर, उन्होंने किया नहीं है, जिसका असर ये हो रहा है कि सरकार के भीतर से चीजें खुद बाहर निकल के आ रही हैं। लेकिन कासिम साहब, एक दलील लोग ये दे देते हैं, भैया आप लोग तो लगातार पिछले कई वक्त से ये बातें कर रहे हैं बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई, बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई, लेकिन जीत तो बीजेपी ही रही है। तो यहाँ पे इस बात पे भी तो गौर करने की जरूरत है ना कि 217 में विधानसभा चुनाव में 312 सीट बीजेपी लेकर आई थी, 2022 में वो घट के 255 पे आ गई। 70 मतलब अच्छा खासा 45 और 12 यानी 67 सीटों का नुकसान, 57 सीटों का नुकसान दिख रहा है। 2019 में आपकी लोकसभा में सीटें आई थी 62, 2024 में रह गई 33। तो जीत भले ही रही है, लेकिन बहुत तेज स्लाइड हो रही है, बहुत तेजी से ग्राफ जो है वो नीचे गिरा है। अगर विधानसभा पिछले 4 चुनावों की बात कर लें तो ये दलील तो कहीं मजबूत दलील नहीं दिखती है कि बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही है। अगला चुनाव कुछ और हो सकता है।
नहीं, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। और जो देखने अगर देखें, डेटा देखें आप, वोट प्रतिशत देखें आप, 17 और 22 का अंतर देखें, उसके बाद 22 और 24 का अंतर देखें, लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में बहुमत में नहीं है तो उसकी जो पूरी कहानी है, पटकथा है, स्क्रिप्ट है, वो उत्तर प्रदेश के नतीजों पे लिखी गई है। तो ये कह देना कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी ही रही है, मुझे लगता है गैर मुनासिब है। लेकिन हाँ, ये भी है कि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 24 के बाद हालात बहुत कुछ बदले नहीं है। मैं दो घटनाओं का जिक्र करूं, दोनों घटनाओं से उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाले चुनाव और जो है उसकी कुछ आपको वानगी दिखाई देगी। एक तो अखिलेश यादव का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान, विजय भाई भी इस पर टिप्पणी करें, मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा अच्छा कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जो हमारा पीडीए है वो मजबूती से लड़ेगा और जरूरत होगी तो कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व से बात करें, और हर हाल में हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, जिसको नहीं रहना है नहीं रहे। इमरान मसूद के प्रकरण में उन्होंने कहा, इतनी साफ चेतावनी की तरह उन्होंने बात की। आज जब राहुल गांधी को उन्होंने विश किया अखिलेश यादव ने, तो राहुल गांधी शायद पहला ट्वीट होगा जिसमें उन्होंने पीडीए का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने शुक्रिया जो अदा किया है उसमें पीडीए की लड़ाई को लड़ने की बात की है। और ये दोनों ट्वीट जो एक्स पे लिखे गए पोस्ट जो है, ये बताते हैं कि जो 27 है वो भी ये लोग साथ में पूरी इन्होंने मन बना रखा है कि साथ में जाना है। और राहुल गांधी की जो आक्रामक रणनीति है, आक्रामकता है उनकी, पिछड़ों पे क्या कहते हैं, जो गणना की बात है या अब जनगणना की बात है, वो सारी चीजें, जातीय जनगणना, उन सारे मुद्दों पे, और हद तो है वो तो आगे और बढ़ जाते हैं। जैसे अखिलेश यादव तो एक थे महाराज कहते हैं, और राहुल गांधी सीधे से मनु की बात करने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति या उत्तर प्रदेश के नतीजे या उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से उत्साहित बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस वक्त जो हालात हैं पिछले कई सालों से, वो बटी हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हैं। जब उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम हार जाए अपनी सीट, केशव मौर्य, तो वो कुछ ना कुछ इशारा बताता है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नीरज जी, चलिए विजय जी, मैं पहले चूंकि इंडिया गठबंधन की बात कासिम साहब ने की है तो मैं कंटिन्यूएशन में आपसे भी इस पर एक टिप्पणी लेना चाहता हूं कि अखिलेश यादव, इमरान मसूद लगातार लताड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हम तो हर हाल में मिलकर लड़ेंगे। ये पीडीए के ट्वीट्स का आदान प्रदान बताया कासिम साहब ने, तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि 1.5 साल पहले ही जो है उनकी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उसको क्लैरिटी है कि मुझे किस गठबंधन में जाना है और किस रणनीति पे काम करना है। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में तो ये क्लैरिटी हमेशा एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम 2014 कि 14 के बाद से जो इतने भी रिजल्ट आए, चुनाव हुए, आप देखिए धीरे धीरे कंसोलिडेट करता हुआ वोटर 2 हिस्से में ही आके सिमट गया है। 2 ही हिस्से को वोट करता है, तीसरा कोई वोट नहीं पा रहा। जो पाता भी था उसमें बहुत तेजी से कमी आ रही है, जैसे बीएसपी। तो ये जो क्लियरिटी है, इस क्लियरिटी के फायदे भी है, इस क्लियरिटी के नुकसान भी है। देखिए, कांग्रेस की अप्रोच फोकस्ड नहीं है, उनका विजन भी क्लियर नहीं है कि वो वास्तव में उत्तर प्रदेश में किस तरीके की स्थिति अपनी पार्टी की चाहते हैं, किस तरीके की लीडरशिप चाहते हैं। एक ऐसी पार्टी जो बहुत ही 2.3% वोट से उठकर 10% पे आई है समाजवादी पार्टी की मदद से, उसमें इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, हरकतें हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये पार्टी के सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इमरान मसूद कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं, उनकी कुछ निजी बातें हैं, निजी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो सहारनपुर को लेके ढेर सारी बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं हम अपने प्रत्याशी 7 सीट पे खड़े करेंगे, कुछ हो। ये एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल केस है। इस इंडिविजुअल केस को अगर डिकोड करेंगे तो आपको ढेर सारी उसमें चीजें मिल सकती हैं, और शायद कुछ ऐसे भी सिग्नल होंगे जो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, चाहे ईडी की इंक्वायरी हो या दूसरे मुकदमे हैं, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता पे भी आंच आ सकती है। शायद उन सारी चीजों का भी कहीं कोई बेचैनी और छटपटाहट है। तो ये गठबंधन से बाहर अगर वो लगातार बोलेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। ऐसे ही बाकी भी कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस तरह की कोई शोर शराबा नहीं कर रहा, आखिर वही क्यों कर रहे हैं? तो इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस खुद अभी क्लियर नहीं है कि वो सपा के साथ जाएगी या सपा के साथ नहीं जाएगी। अखिलेश कम से कम लगातार क्लियर है, वो कह रहे हैं कि अगर वो हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे तो एक अनुपातिक सीटें मांगेंगे तो हम उनको देंगे और उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस हमेशा अपना स्टैंड चेंज करती रही है। कभी 200 सीटों की बात अजय राय करते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं,
या कभी कोई और नेता कुछ और बातें करता है। तो ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है, जहां तक सपा का है वो क्लियर है। अब बीजेपी के सामने ये जो चुनौती, बीजेपी 4 जून 2024 को काफी नुकसान उठा चुकी है और उस नुकसान में काफी संकेत छिपे हुए हैं। उन संकेतों को बीजेपी अगर समझ रही है तो शायद इसी वजह से और भी प्रदेश हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अभी फैसला नहीं कर पा रही है। कई चीजें हैं जहां पे बीजेपी को अभी वर्क करना है। कई उन्होंने अपने बूथ से लेकर और ऊपर तक की काफी संरचना में परिवर्तन किए हैं, ओबीसी को काफी शामिल किया है, और करीब 60% से ज्यादा उन्होंने कोशिश की है कि हम ओबीसी लोगों को जरूर स्थान दें। तो बीजेपी ने अपनी रणनीति पे काम किया है और उन्हें पता है चैलेंज बहुत तगड़ा है, बहुत गंभीर है, और उन्होंने इसलिए ग्रास रूट लेवल पे उसको टैकल करने की कोशिश की है। लेकिन ऊपर आइए तो ऊपर ये चीजें बदल रही हैं। अब जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, चाहे वो कानपुर के सीएमओ ने जिस तरह से आरोप लगाए हों या फिर अखिलेश यादव बार बार जो आरोप लगा देते हैं, कास्ट लाइन एक ऐसी लाइन है उत्तर प्रदेश में, ये किसी भी चीज को, किसी भी अम्ब्रेला को ध्वस्त करने में सक्षम है। और बीजेपी की ताकत यही थी कि गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटो दलित बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा था, और इसमें जो डेंट है, अगर उसको लगाने में कोई कामयाब होगा तो निश्चित तौर पे बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की एक ही रणनीति है कि बीजेपी को कास्ट लाइन पे ले जाके खड़ा करिए, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे जो व्यक्ति है, अगर उस पे जाति की कोई आरोप चिपकाया जाए, लगातार चिपकाया जाए, जातिवादी हो ना हो, तो उससे कुछ न कुछ तो नुकसान होता ही है। बिल्कुल, कानपुर में भी लोग इस बात को कह ही रहे हैं कि अभिजीत सांगा जो है वो ठाकुर हैं और वो योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्हीं को धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बार बार अंडरलाइन होता है। चलिए एक और मुद्दे पर आते हैं कासिम साहब, जिसमें मैंने आपसे पहले जवाब में जो आप बात कर रहे थे कि बार बार ये बात होती है दिल्ली वर्सेस लखनऊ, दिल्ली वर्सेस लखनऊ। फिर अमित शाह खुद, योगी आदित्यनाथ उन्हें न्योता देकर आते हैं, वो लखनऊ में आते हैं कार्यक्रम में, और मंच पर केशव मौर्य के लिए खास तौर पर उन्हें अपना मित्र बताते हैं, ये तो मेरे मित्र हैं, और फिर चर्चाओं का बाजार खुल जाता है। आपको लगता है कि फिर ये एक सियासी संदेश था? हाँ, इतने बड़े प्रोग्राम में अमित शाह का आना, जहाँ पर जो हमारी पुलिस के आरक्षी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे, और उसमें जिस खूबसूरती से उन्होंने अपने दोस्त केशव मौर्य का जिक्र कर दिया, तो बट नेचुरल है कि इस पे चर्चा तो होगी ही, बात होगी। प्रदेश थे तो प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के संबंध तो अच्छे होंगे ही, लेकिन उस कार्यक्रम में इस बात को कह के अमित शाह ने एक तरह से फिर संकेत किया है कि केशव मौर्य जो करते हैं, या केशव मौर्य पे बातें होती हैं, या अभी देखिए जो घटना है कौशाम्बी की पाल समाज के लड़की, उस मामले को भी देख लीजिए, भी केशव मौर्य जो है पाल के साथ दिखाई देते हैं, जैसे वहां के इनपुट्स आते हैं जहां से लोग बताते हैं, और ब्रजेश पाठक जो है वो दूसरी बात कर रहे होते हैं, सरकार भी तीसरा काम कर रही होती है। तो ये चीजें कहीं ढकी छुपी रह नहीं पाती है। अब तो सोशल लगता है सिग्नल टूट गया है। आपसे आप कैसे देखते हैं इसे? बार बार बात होती है, फिर कहते हैं कि स्थिति सुधर गई है, फिर संगठन बड़ा है, पार्टी नहीं है टाइप के बयान आते हैं, फिर दिल्ली चले जाते हैं। अब अमित शाह आकर कह देते हैं कि केशव मौर्य तो मेरे मित्र हैं, तो वो ये कह रहे हैं लखनऊ में खड़े होकर, भाई मेरा तो आदमी ये है। एक्चुअली पार्टी में अमित शाह जी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है नहीं, वो गृह मंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उनकी पार्टी में उनकी जो क्षमताएं हैं उसको पार्टी महत्व देती है। देखिए, एक साफ संदेश है, उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बगैर बीजेपी बेहद कमजोर है, और इसीलिए आप देखिए राजनाथ जी के जमाने में जो बीजेपी की कमजोरी शुरू हुई थी, कल्याण सिंह के बाद, कल्याण सिंह बीजेपी से अलग होते हैं, वहां से बीजेपी का जो पतन शुरू हुआ, 47 सीट पे आके खड़ी हो गई, लोकसभा में सिर्फ 9 सीटें उसे मिल पाई थी। तो इस बात को अमित शाह अच्छे से समझ रहे हैं, उन्हें पता है कि ओबीसी फेस ही उन्हें उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाए रख सकता है, चाहे ओबीसी फेस वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे ओबीसी फेस वो केशव प्रसाद मौर्य का हो, या और भी बाकी चीजें चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें जनरल कास्ट के वोट नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी में जो दिक्कत क्या है बीजेपी के साथ, उसके पास कोई बेस वोट नहीं है कि हम कह सकें कि भाई पर्टिकुलर कास्ट बीजेपी के साथ डट के खड़ी रहेगी, चाहे बीजेपी कमजोर हो या मजबूत हो। नहीं, ब्राह्मण ठाकुर तो है ही नहीं, ये भी
आप देखिए ब्राह्मण और ठाकुर अगर इनके साथ डट के खड़े होते तो लोकसभा में इनकी सीटें 10 कम से कम और बढ़ जाती। ऐसा नहीं था। ये डट नहीं खड़े रहते हैं, ये अपने हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से चीजें बदलते हैं। जब कंबाइंड फोर्स इकट्ठा होती है और ब्राह्मण ठाकुरों को लगता है कि ये मजबूत है, तो यहाँ खड़े रहेंगे, नहीं इधर उधर जाएंगे। ये ब्राह्मण तो बीएसपी में भी चला गया था, ठीक है, कितना परसेंट गया था उस पर डिबेट हो सकती है। और 2012 में सपा के साथ भी ब्राह्मण ठाकुर गए थे, तो ये इस पे डिबेट हो सकती है कितना परसेंट गए। लेकिन ये कोई टिकाऊ बेस इनका नहीं है। टिकाऊ बेस ना होना ही बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। और केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अकेले ओबीसी लीडर हैं आज के दौर की उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिनका चेहरा पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके जब प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी सबसे ज्यादा 325 सीटें जीत के आई। और ठीक है वो सीएम नहीं बने, लेकिन उनको मैसेज तो देना पड़ेगा। आखिर अपोजिशन उनको स्टूल मंत्री क्यों कहता है, क्यों बार बार बताता है वो कमजोर है? इसलिए अपोजिशन बताता है, उनके सहारे ओबीसी को मैसेज देता है कि देखो भाई, जिसपे तुम भरोसा करते हो बीजेपी उसे मात तो नहीं देती। तो अमित शाह जी ने वही महत्व दिया है। चूंकि अब 27 बहुत दूर नहीं है, फर्मेंटेशन शुरू हो गया है, लोगों ने अपने अपने घड़े चढ़ा दिए हैं। अब सभी राजनीतिक दलों ने, कम से कम बीजेपी और सपा ने। तो अमित शाह जी ने एक स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ये बात कही है और साफ संदेश दिया है कि पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद के मित्र हैं। और मुख्यमंत्री यशस्वी उनको कहा ना, योगी जी को तो यशस्वी कहा ही उन्होंने, ऐसा थोड़ी है कि इग्नोर किया है उन्होंने। उस मंच पे पहले योगी जी का नाम लिया, फिर इनको कहा। मित्र कहना जरूरी था, लेकिन आप ध्यान दीजिए ना, ब्रजेश पाठक जी को मित्र नहीं कहा, कंटिन्यूटी में कहा। तो एक स्ट्रेटजी थी उनकी और उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। और उत्तर प्रदेश के ओबीसी कम्युनिटी को पूरी मैसेज है कि साहब आप हमारे मित्र हैं। कासिम साहब, आप की बात अधूरी रह गई थी। हाँ, तो मैं यही कह रहा था नीरज जी कि चूंकि ये जो, जैसा कि अभी बताया हमारे विजय भाई ने, तो पिछड़ा कार्ड, पिछड़ा समाज, पिछड़ा वोट, और ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई वोट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की आज सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम राज्यों में पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जैसे हरियाणा वगैरह में आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी यादव बिरादरी से जीत के आई है, और मध्य प्रदेश में भी यही हमने आपने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि अमित शाह का ये कि अगर सिर्फ वोट का फायदा लेने के लिए मित्र कह के कि हमारे मित्र केशव मौर्य और चले जाना है, तो इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। ठीक है, राजनीतिक रूप से इसे करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात देखने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिसपे ये आपने डिबेट रखी थी, जो चपकलिश है, वो इतनी स्मूथली जो है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इसको नजरअंदाज किया जाए। जब भी मुद्दे बनते हैं, बड़े बनते हैं और मीडिया तक आते हैं, और मीडिया में कोई चीज आती है तो तलाश करके नहीं लाई जाती, ये भी एक सच्चाई है। खोजी पत्रकारिता अपनी जगह, लेकिन ये पॉलिटिकल चीजें जो आती हैं मीडिया में, वो मीडिया में भेजी भी जाती हैं। खुद ही फोन करके कहा जाता है दोस्त ये हो गया, भाई एक दोस्त को पहुंची है, उसके बाद सब जगह पहुंच जाती है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग है उनकी फाइटिंग, उनके अंदर की गुटबंदी, उनके अंदर अगला पिछड़ा। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने, एक विजय भाई ने जो अभी संकेत किया कि बिल्कुल एक आपने कहा कि मुख्यमंत्री की जात को लेकर जिस तरह से वो हिट करते रहते हैं अपने हर बयान में, अपने हर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अपने ट्वीट्स में, वो भी इसीलिए है कि देखो चलो तुम्हारा सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। तो चुनावों से पहले जिस तरह के हालात बीजेपी खेमे में दिख रहे हैं, 2027 में अपनी तीसरी पारी के लिए योगी आदित्यनाथ दांव लगाएंगे। वैसे भी कोई सरकार जब 10 साल बिता चुकी होती है तो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर माना जाता है। हालांकि बीजेपी उसे कई राज्यों में पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। इसके बावजूद बीजेपी के अंदरूनी मतभेद जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, दिल्ली वर्सेस लखनऊ का नैरेटिव बार बार सामने आता है, पीडीए को विपक्ष मजबूत करने में लगा हुआ है, ठाकुरवाद वर्सेस ऑल का एक नैरेटिव अखिलेश यादव चलाते हैं। यानी जो पनघट की डगर है वो बहुत सीधी तो नहीं है बीजेपी के लिए भी। आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए, पेंच कसने के लिए किस तरह के राजनीतिक कदम उठाती है, हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कासिम साहब आपका, विजय उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।